हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू। तो मैं एम एस डागर फिर से हाजिर हो गया हूँ एक बार आपके सामने। और टॉपिक क्या चल रहा था भाई साहब, मैं कैसे बताऊं? क्योंकि देखिए, मैं चाहता हूं कि आप अगर मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप वेट करें क्लासेस का, और टाइम पर आकर क्लास के साथ जुड़ जाएं और पूरा सीख कर जाएं, समझ कर जाएं, ताकि हमें भी पढ़ाने में मजा आए। और जब पता चले कि आपके आउटकम्स इतने बढ़िया आ रहे हैं यहाँ से पढ़कर, तो हम भी उसको प्राउड फील करें, एंजॉय करें कि हमारे स्टूडेंट इतना बढ़िया सीख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, मिस्टर आइजैक न्यूटन, जो आपको फंसा के चले गए थ्री लॉज ऑफ मोशन में, और उसको आप अब पढ़े जा रहे हैं, सीखे जा रहे हैं, और कहते हैं कि यार क्या दुविधा में डाल दिया हमें, कितना मुश्किल चीज है दे दी। अरे मुश्किल नहीं है बेटा, एकदम से आसान है। देखिए किस तरह आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट लॉ तक हम कर चुके थे। फर्स्ट लॉ में मिस्टर आइजैक न्यूटन आपको बता कर गए कि किस तरह से इनर्शिया फर्स्ट लॉ को सेटिस्फाई करता है। मींस जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने वाली है, और मोशन में है तो मोशन में रहने वाली है, जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स काम नहीं करता है। अब सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि मैं कह रहा था कि एग्जांपल से स्टार्ट करके चलेंगे सेकंड लॉ को। सेकंड लॉ में आपने देखा कि हमने दो चीजों को मेंशन किया। पहली चीज थी मास, और सेकंड वन था एक्सिलरेशन, जो ऊपर आप देख पा रहे हैं, मास मल्टीप्लाइड एक्सिलरेशन। उसका कहने का मतलब था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट फोर्स लगाएगा तो उस कंडीशन में उसका मास और उसका एक्सिलरेशन का जो प्रोडक्ट होगा ना, वो इसका इंपैक्ट होता है। मतलब वो कितनी ताकत लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है सामने वाले ऑब्जेक्ट पर जिससे वो टकराया है, कोलाइड हुआ है, वहां पर वो कितनी ताकत लगा रहा है वो हम पता लगाएंगे उसके मास और उसके एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट से। ये उन्होंने कहा था। सो इसको शॉर्ट में ये भी कह दिया जाता है F इक्वल्स टू ma, मींस मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए आगे इसको एलेबोरेट करते हैं और ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। The net force of an object is equal to the product of its mass and acceleration। इसको बार बार कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको मैं आपके सामने लेकर आया हूं ताकि आप, अगर आपसे डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिए। कभी भी आप जब सेकंड लॉ को डिफाइन करेंगे तो आप ये लिख सकते हैं, ये बता सकते हैं, ये डेफिनेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर आइए और अब समझेंगे बेहतर तरीके से एक्सेलरेशन, मास एंड फोर्स। कौन सा? सेकंड लॉ। सेकंड लॉ के अंदर जो तीनों क्वांटिटी हैं उनको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं किस तरह से फॉर्मुलेशन हुआ है। द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। सबसे पहले आप मोमेंटम को समझ लीजिए। हाँ, एक्सेलरेशन को समझने से पहले मोमेंटम एक्चुअली क्या होता है, वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। यानी कि मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या पता चल जाएगा? आपको पता चल जाता है मोमेंटम। यहां पर आप देख पा रहे होंगे मोमेंटम को हमने लिखा हुआ है P इक्वल्स टू M मल्टीप्लाई V, जहां पर P मोमेंटम को शो करता है, M मास और V वेलोसिटी को। वेलोसिटी बोले तो एक तरह से स्पीड ही होता है, बट स्पीड में और वेलोसिटी में फर्क होता है। एक सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में लगातार एक ही स्पीड से कोई चीज चलती है तो वो वेलोसिटी कहलाती है, और स्पीड घट बढ़ सकती है, डायरेक्शन चेंज कर सकती है। मींस आप सिंपल भाषा में ये भी कह सकते हो कि वेक्टर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ये चीजें आपको समझ आ गई हैं तो आगे बढ़ लेते हैं। इफ बॉडी इज इन रेस्ट इट्स वेलोसिटी इज जीरो। कोई बॉडी रेस्ट में है, कोई बस खड़ी हुई है बस स्टैंड के ऊपर, तो वहां वो क्या है, वो रेस्ट में कही जाएगी। लेकिन जैसे ही उसका ड्राइवर उसे स्टार्ट करके उसमें गियर डालेगा, एक्सीलरेटर देगा, तो स्पीड में आ जाएगी। मोमेंटम इज ऑल्सो जीरो। जब कोई बॉडी का वेलोसिटी, देखिए यहां पर जब सीधी सी बात है, आपके पास तीन क्वांटिटीज है, इनमें से कोई भी एक आपने जीरो कर दिया तो उसका रिजल्ट फिर जीरो ही आना, बिकॉज ये प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट में आप जीरो का इस्तेमाल कहीं भी करते हो तो टोटल जो रिजल्ट आना है वो जीरो हो जाता है। तो या मास जीरो कर दीजिए या वेलोसिटी जीरो कर दीजिए, तो यहाँ पर आंसर जीरो आने वाला है। तो वही बात कही, रेस्ट में जब कोई चीज होगी तो उसमें वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी जीरो है तो
उसका मोमेंटम भी जीरो हो जाना है। अब यहां से देखिए कि जो मोमेंटम है उसका एसआई यूनिट क्या है। जो मोमेंटम उसका एसआई यूनिट आप खुद भी बना सकते हो, खुद क्रिएट कर सकते हो, खुद ड्राइव कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आपको पता है कि जो मास होता है उसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं और वेलोसिटी को करते हैं मीटर पर सेकंड में, जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। दिख रहा होगा साफ साफ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये मोमेंटम का यूनिट हो गया। यहां पर भी आप देख सकते हो जो पहले से लिखा हुआ था, यहां पर दो तरीके से इसको आप लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अ ट्रक मूविंग, अब इस मोमेंटम को थोड़ा सा लाइव एग्जांपल से जो आप डेली की लाइफ में देखते हो उससे समझ लीजिए। एक ट्रक स्लोली स्लोली चल के आ रहा है, धीरे धीरे। ट्रक में बहुत ज्यादा वजन होता है, अगर उसके नीचे कोई इंसान, कोई जानवर या कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो आप देखते हो चकनाचूर हो जाता है। लेकिन क्या है, एक छोटी सी गोली वो भी इतना ही लॉस कर सकती है, कम वजन की चीज भी उतना ही लॉस कर सकती है। जी हाँ, कैसे कर सकती है? यहां पर काम किया मास ने, मास की जो क्वांटिटी थी वो बहुत ज्यादा थी। कौन से केस में? ट्रक वाले केस में। लेकिन जब एक बुलेट की बात आती है तो जो बुलेट होता है ना, बुलेट जब काम करेगा तो उसमें एक दूसरी चीज ज्यादा हो जाएगी, और वो क्या है? वेलोसिटी। एक बुलेट को आप ऐसे हाथ में लेकर किसी को फेंक कर मारिए, कुछ ज्यादा हानि, कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन उसी बुलेट को जब आप किसी बंदूक से, किसी राइफल से चलाएंगे तो वो बिल्कुल सामने वाले जानवर या इंसान या किसी भी ऑब्जेक्ट को उतना ही डैमेज करेगी जितना एक ट्रक कर सकता है। तो ये, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मोमेंटम को मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट से ही फाइंड आउट करते हैं तो दोनों क्वांटिटीज में से कोई सी भी एक बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उसके द्वारा डैमेज बहुत ज्यादा होना है। लेकिन अगर दोनों की मात्रा घट जाएगी तो डैमेज भी बहुत कम होना है। ठीक है, यानी कि टोटल जो डिपेंड करता है वो मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी ऑब्जेक्ट में मोमेंटम कितना है टोटल। नेक्स्ट पेज पर देखिए, चीजों को और ज्यादा क्लियर करते हैं। यहां आते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जैसा कि आप पहले भी जान चुके हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, ये वो फोर्स है जो स्पीड का, वेलोसिटी का अपोज करता है, विरोध करता है, उसके खिलाफ होता है हमेशा, और नेगेटिव वर्क डन होता है इसके द्वारा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसको डिफाइन करने की बार बार मुझे जरूरत नहीं, कुछ एग्जांपल्स आप देख पा रहे होंगे। अ बॉल रोलिंग ऑन ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन, जमीन पर कोई बॉल लुढ़क रहा है, लगातार लुढ़कते लुढ़कते धीरे धीरे स्लो हो जाता है। कम्स टू स्टॉप ड्यू टू फोर्स एंड फ्रिक्शन, और कुछ देर बाद रुक ही जाता है। कौन सा फोर्स काम कर रहा है? फ्रिक्शन। इफ वी स्टॉप पेडलिंग अ बाइसिकल, यदि हम साइकिल को पेडल लगाना बंद कर दें, ग्रेजुअली स्लोज, वो भी धीरे धीरे धीमी हो जाती है और आगे जाकर रुकी जाती है, वहां पर भी कौन काम कर रहा होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा होता है। यहां से समझ लीजिए, आप किसी चीज को इधर पुश कर रहे हैं तो फ्रिक्शन उधर इधर पुश कर रहा है, तो मोशन तो इधर जरूर आया लेकिन ये मोशन का अपोज कर रहा है। ये सारे एग्जांपल आपके सामने पिक्चर में दिख रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म मोशन इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट अ बैलेंस। गौर कीजिएगा इस बात पर, बैलेंस फोर्स का मतलब है एक लगातार फोर्स उसके ऊपर लग रहा है, और वो क्या करेगा? लगातार फोर्स बराबर ही लग रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन में वो चलता रहेगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया कि मोशन घटना बढ़ना नहीं है, एक लगातार स्पीड उसमें बनी रहेगी यदि उस पर एक ही टाइप का फोर्स लगातार काम कर रहा है। अगली बात में आपसे पूछे, इफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन द मूविंग बॉडी देन स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस। यदि कोई अनबैलेंस्ड फोर्स काम करता है किसी बॉडी के ऊपर, तब क्या होगा? उसकी स्पीड घट सकती है, उसकी स्पीड बढ़ सकती है, और डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। आप जब कोई गाड़ी चलाते हो, अगर आपने एक्सीलेटर को एक जगह रोका हुआ है तो उतनी स्पीड से आपकी गाड़ी चलती रहेगी, लेकिन आप उस एक्सीलेटर को कम या ज्यादा करते हो तो इसका मतलब क्या है? आपने एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर दिया है अपनी गाड़ी के ऊपर, जिसकी वजह से वो स्पीड घटा सकती है, बढ़ा सकती है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है।
इफ द अनबैलेंस फोर्स इज रिमूव्ड, यदि अनबैलेंस फोर्स को रिमूव कर दिया जाए, देन इट विल कंटिन्यू टू मूव विद द स्पीड इट हैड एक्वायर्ड टिल देन। अब ध्यान देखिए, अनबैलेंस फोर्स को अगर हटाएंगे तो उसी स्पीड को पकड़े रखिए जिस स्पीड से चल रही है, यानी कि फिर से हम यूनिफॉर्म मोशन पर आ चुके हैं, एक लगातार फोर्स उसके ऊपर बना हुआ है, लेकिन अब उसको रोकेगा कौन? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही रोकेगा। इज दैट क्लियर? तो चलो अगले पेज से समझते हैं। बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं, क्लियरली समझ लीजिएगा। बैलेंस फोर्स, इफ टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, 10 न्यूटन का ही फोर्स इधर से लग रहा है, 10 न्यूटन का ही फोर्स इधर से लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, डायरेक्शन ऑपोजिट हो चुके हैं, फोर्सेस इक्वल है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, फोर्सेस इक्वल, डायरेक्शन ऑपोजिट, देन क्या होगा इस कंडीशन में? बोथ द फोर्सेस आर इक्वल, देन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट फोर्स होगा बॉडी के ऊपर वो जीरो होगा और कोई भी वर्क डन नहीं होगा। सच फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स, ऐसे फोर्स को बैलेंस फोर्स कहते हैं। बैलेंस फोर्सेस कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी। जैसे कोई चीज यूनिफॉर्म मोशन में चल रही थी, उसके ऊपर कोई बैलेंस फोर्स काम कर रहा था, तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, वो ना रुकनी है ना घटनी बढ़नी है उसकी स्पीड। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए अनबैलेंस फोर्स, पहले इस इक्वेशन को समझ लो। यहां पर आपने देखा F1 F2, डायरेक्शन ऑपोजिट है, फोर्स इक्वल है, F1 इक्वल टू F2, और बॉडी एक स्टैटिक कंडीशन में रुकी हुई है स्थिर एक जगह। दूसरे केस में आप पढ़ेंगे अनबैलेंस फोर्स, इफ टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यहां पर भी दो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, लेकिन यहां जो चेंज है बात में वो क्या है? वन फोर्स इज ग्रेटर देन अदर वन, एक फोर्स दूसरे से ज्यादा है, तो क्या होगा? तब वर्क डन जीरो नहीं हो सकता है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं हो सकता है। सच फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्सेस, ऐसे फोर्सेस को अनबैलेंस फोर्सेस कहा जाता है। अनबैलेंस फोर्सेस चेंजेस द स्टेट और रेस्ट द मोशन ऑफ द बॉडी, तो ये क्या करते हैं? बॉडी का स्टेट भी चेंज कर देते हैं, मोशन भी चेंज कर देते हैं, उसको रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं, मोशन से रेस्ट में ला सकते हैं, उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। कौन से फोर्सेस? अनबैलेंस फोर्सेस। तो माय डियर बिल्कुल क्लियर है ना जी। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसी को हम लगातार पढ़े जा रहे हैं, लेकिन अभी तक एंड तक नहीं पहुंचे हैं, कुछ बातें अभी बची हुई हैं इसमें। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इस बात पर गौर कर लीजिए, जब भी आप कोई फॉर्मूला ड्राइव करेंगे किसका? न्यूटन सेकंड लॉ का, तो इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। कैसे? न्यूटन के सेकंड लॉ में कहा जाता है कि जो चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के, जिस डायरेक्शन में वो लग रहा होता है। मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे बनेगा इसका? यदि मास m है, मास फॉर्मूले के लिए हमने लेटर्स को उठाया, एंड इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, वेलोसिटी को टाइम लग रहा है t, और फोर्स अप्लाइड हो रहा है 4 f, सॉरी। देन फॉर्मूला क्या होगा? फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बनेगा? P2 इक्वल टू mv और P1 इक्वल टू mu। अब P1 P2 क्यों यूज किया गया है? क्योंकि यहां पर मोमेंटम भी दो तरह का होगा, एक इनिशियल मोमेंटम, एक फाइनल मोमेंटम, यानी कि शुरुआती मोमेंटम और लास्ट का जहां पर फोर्स पूरी तरह से अप्लाइड हो चुका था वो वाला मोमेंटम। जब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, यानी कि इनका डिफरेंस निकालते हैं, इनमें चेंज ऑफ मोमेंटम निकालते हैं, तो चेंज जब भी निकाला जाता है तो चेंज में क्या होता है? डिफरेंस फाइंड आउट किया, डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमने क्या किया? P2 में से P1 को माइनस किया। अब यहाँ पर P2 P1 का जो फॉर्मूला वो क्या? mu mv है, तो mv माइनस mu, यानी फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे। जहां से आप m को क्या ले सकते हो? कॉमन ले सकते हो, तो m ब्रैकेट v माइनस u आपके पास मौजूद है, और इसको t से डिवाइड किया जाएगा। जो मोमेंटम के चेंज में टाइम लगा उससे इसको डिवाइड किया जाएगा। और अप्लाइड फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस u अपॉन t। यहां से फॉर्मूला ड्राइव हुआ। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर k कांस्टेंट लिया गया है, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूले में k कांस्टेंट लिया गया है, बाकी फॉर्मूला सेम। आगे बढ़ के देखते हैं हम इसको, फोर्स किसके बराबर होगा? k कांस्टेंट m मल्टीप्लाई a, यानी मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन, वेयर k इज कांस्टेंट, जो प्रोपोर्शनैलिटी के लिए रखा गया है यहाँ पर।
सो फॉर्मूला आ जाता है, जो फॉर्मूला बन के आया F इक्वल्स टू ma यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ऐसा यूनिट ऑफ मास किलोग्राम होता है, आपको पता ही है, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के लिए होता है। यहां पर एक्सेलरेशन और मास कॉम्बिनेशन में, इसलिए हमें एक्सेलरेशन का यूनिट पता होना चाहिए और मास का यूनिट पता होना चाहिए। मास का यूनिट किलोग्राम है तो एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सो द यूनिट ऑफ फोर्स, इसलिए फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन हो जाता है। अब न्यूटन को हम क्या कह सकते हैं, न्यूटन को हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसे बोला जा सकता है, 1 न्यूटन को ऐसा बोला जा सकता है, 1 न्यूटन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। इट्स सिंबल इज एन, और इसका सिंबल क्या होता है, एन होता है न्यूटन। क्या सिंबल होता है, एन सिंबल होता है न्यूटन के लिए। नेक्स्ट वन, न्यूटन सेकंड लॉ प्रूव्स दैट डिफरेंट मासेस एक्सेलरेट टू अर्थ एट द सेम रेट बट विद डिफरेंट फोर्सेस। देखिए, अगर जमीन की तरफ कोई चीज बढ़ रही है ऊपर से नीचे की ओर, तो वहां पर उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, उसमें जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो सेम रेट से एक्सेलरेट करेगा। अब यहां पर एग्जांपल को देखिए, वी नो दैट द ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट मासेस एक्सेलरेट टू द ग्राउंड एट द सेम रेट। अलग अलग मास की बॉडीज हैं, कॉमन लैंग्वेज में समझ लीजिए। एक पत्थर ले रखा अपने साथ में, दूसरा साथ में, समान हाइट पे लेकर खड़े हुए। एक पत्थर का वेट 10 ग्राम है, दूसरे का 50 ग्राम है। दोनों को आपने ड्रॉप किया, दोनों जमीन पर साथ साथ जाएंगे, एक साथ जाएंगे दोनों जमीन के ऊपर। इसका क्या क्या रीजन है, इसका रीजन जो होता है, हमारी जो ग्रेविटी है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो 9.8 होती है उसकी वैल्यू। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, 9.8 न्यूटन। और उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं वेट से, किसी भी चीज के। तो हम यहां पर देख रहे हैं, एक चीज का मास 10 kg है और दूसरी का 1 kg है। दो ऑब्जेक्ट हमारे पास है, दो ऑब्जेक्ट में से एक 10 kg का है, एक 1 kg का है। अब 10 kg का हम जो एक्सेलरेशन निकालेंगे या फिर फोर्स निकालेंगे, वो फोर्स कितना होगा, फोर्स हो जाएगा 98 न्यूटन। क्यों, क्योंकि हमने 10 के साथ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी मल्टीप्लाई करना है। अभी आपने सीखा ना, m मल्टीप्लाई a, m मल्टीप्लाई a। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन, जो ऊपर से किसी चीज को गिराते हो तो कौन सा एक्सेलरेशन लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या, 9.8। वही हमने काम यहाँ पर किया, 1 मल्टीप्लाई 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो यहाँ पर वैल्यू आई फोर्स की, वो 9.8 न्यूटन है और यहाँ पर 98 न्यूटन है। फोर्सेस डिफरेंट है, लेकिन बात क्या बताई थी मैंने, ये जो एक्सेलरेशन है वो सेम एक्सेलरेशन से जमीन की तरफ जाएंगे और साथ साथ जमीन पर पहुंचेंगे। तो आपने देखा, जो 98 का जो जिसके ऊपर फोर्स लग रहा था, अगर हम इसको एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि F इक्वल टू m में होता है। अगर मैं a को यहीं रहने दूं तो m को इधर लाते हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा a इक्वल टू F मल्टीप्लाई m, सॉरी F डिवाइड बाई m। जिससे हमें यहां पर पता चला कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है और इस कंडीशन में भी एक्सेलरेशन सेम है। मासेस डिफरेंट थे, लेकिन एक्सेलरेशन सेम है। एक्सेलरेशन सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट दोनों साथ साथ जमीन पर पहुंचने वाले हैं, दोनों ऑब्जेक्ट साथ साथ जमीन पर पहुंचने वाले हैं। इज दैट क्लियर? यही मैं आपको समझाना चाहता था। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्ट के नाम दे दिए जाते हैं और उनका डेंसिटी के बेस पर वो क्वेश्चन होता है। डेंसिटी एक की ज्यादा एक की कम होती है और आपसे पूछा जाता है कि कौन जमीन पर जल्दी पहुंचेगा। तो कभी भी इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज जो एक्सेलरेशन है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं जी। कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कौन कहता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कह रहा है कि कोई भी एक्शन होगा तो उसके खिलाफ रिएक्शन होगा, और वो रिएक्शन कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा और इक्वल फोर्स के साथ होगा। कैसा होगा? इक्वल फोर्स के साथ होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। आपने क्या किया, आपने कोई बंदूक से गोली चलाई, तो जो बंदूक ने गोली को पुश किया है उसके ऊपर जो ताकत लगाई है उतना ही ताकत लगी हुई है अपोजिट डायरेक्शन, जिसको रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं, वो बंदूक के ऊपर लगी है।
यानी कि वो भी उसको उतना पुश करेगी, लेकिन हैवी होने की वजह से, बंदूक हैवी होती है, बुलेट काफी छोटी होती है, इसलिए वो उतना पीछे तो नहीं जा सकती जितना बुलेट आगे गई है, लेकिन उसके ऊपर जो अप्लाइड फोर्स है वो उतना ही होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। चलिए चीजों को क्लियरली समझ लेते हैं। इसका एक एग्जांपल देखिए, देयर आर टू फोर्सेस रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरेक्शन, दो फोर्स इंटरेक्ट हो रहे होते हैं आपस में, कौन से? अ फोर्स ऑन द चेयर, यहाँ पर जो बंदा बैठा हुआ चेयर के ऊपर, तो चेयर पे फोर्स लग रहा है, गौर कीजिएगा, जैसे ही ये इसके ऊपर से उठेगा तो चेयर ऊपर जाएगी, ऊपर पुश हो जाएगी, किस वजह से? क्योंकि जो फोर्स लग रहा था पहले ये इसके बैठने की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में नीचे जा रहा था, ये भी फोर्स लगा रहा था, लेकिन वो फोर्स दिखेगा कब? जब इसके ऊपर से जो फोर्स, इसको अनबैलेंस फोर्स जो इसको दबाए हुए है, जो इसकी स्टेट को चेंज किए हुए है, जब ये हटेगा तो फोर्स दिखेगा, वो चेयर ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो यहाँ पर दो फोर्स इंटरेक्ट हो रहे थे। अगले केस में देखिए, न्यूटन थर्ड लॉ इन नेचर, नेचर में हम कहां कहां देखते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ को? कंसीडर द प्रोपल्सन ऑफ अ फिश थ्रू द वाटर, पानी में जो मछली अपनी गति करती है उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। अ फिश यूजेज इट्स फिन्स, एक मछली में फिन्स होते हैं, पंख होते हैं आसपास, जिनकी वजह से वो क्या करती है, अपने आप को आगे बढ़ा पाती है, मोशन कर पाती है पानी में। कैसे? वो फिन्स को पीछे की तरफ पुश करती है, पानी को पीछे की तरफ पुश करती है, और पानी उसको उतना ही आगे की तरफ पुश करता है। जितना फोर्स के साथ मछली अपने फिन्स को पीछे की तरफ धकेलेगी, उतना ही फोर्स के साथ पानी उसको आगे की तरफ धकेलता है। तो ये एक और एग्जांपल हो गया न्यूटन थर्ड लॉ का। इन टर्न्स द वाटर रिएक्ट विद पुशिंग द फिश फॉरवर्ड, वही चीज जो मैंने आपको अभी समझाई, द साइज ऑफ द फोर्स ऑन द वाटर इक्वल्स द साइज ऑफ द फोर्स ऑफ द फिश, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वाटर बैकवर्ड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द बैकवर्ड। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, फोर्स सेम होता है। जितना फोर्स मछली अपने फिन से लगा रही है पीछे की तरफ, पानी उतना ही आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, सेम फोर्सेस की वैल्यू सेम है, बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। फिन्स पीछे की तरफ डायरेक्शन में है, तो वाटर आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। नेक्स्ट इस एग्जांपल को देख लीजिए, एक पक्षी उड़ता है, यहां पर मैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड वर्ड का यूज नहीं करूंगा, यहां पर अप और डाउन का यूज होगा। जब ये पक्षी उड़ रहा होता है तो वो अपने पंखों को नीचे की तरफ पुश करता है, और एयर उसको ऊपर की तरफ पुश करती है। जिस एयर को उसने नीचे पुश किया है वही एयर उसे ऊपर पुश करेगी, और फोर्स कैसा होगा? इक्वल। जितना फोर्स ज्यादा वो लगाएगा उतना ज्यादा एयर उसको फोर्स लगाएगा, और वो उतना जल्दी ऊपर जाएगा, आसमान में उतनी ऊंचाई पकड़ेगा। इधर यहां तक सही है? चलिए एग्जाम्पल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल देख लो, शुरू में बताया था मैंने बंदूक के बारे में, इससे गोली निकलेगी, गोली इसके ऊपर उतना फोर्स लगाएगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। बंदूक चलाने वाले को कंधे में झटका लगता है, पिस्तौल चलाने वाले को कलाई पे झटका लगता है। रीजन क्या है? ऑपोजिट फोर्स, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, जिसको हम रिकॉइल फोर्स या रिकॉइल वेलोसिटी भी कहते हैं। एक्सेलरेशन फोर्स ऑन द बुलेट, बुलेट के ऊपर एक्सेलरेशन फोर्स यहां पर आया था, ये एक्शन हुआ, और रिएक्शन कहां पर होगा? बंदूक के ऊपर। व्हेन अ सेलर जंप्स, कभी देखा है कोई सेलर नाव में से किनारे पे जंप कर रहा है, तो नाव थोड़ी पीछे की तरफ पुश हो जाती है, क्योंकि उसको जंप करने के लिए क्या करना है? एक फोर्स लगाना है नाव के ऊपर, और नाव को फोर्स लगाना है बंदे के ऊपर। तो इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगे उसकी वजह से नाव पीछे की तरफ पुश कर जाती है। ये रहा एक्शन और ये रहा रिएक्शन। व्हेन एन एयर फिल्ड बैलून, ये तो बहुत इजी सी एक्टिविटी है। अभी कभी एक बैलून लीजिए, आपके पास रखा होगा, उसमें हवा भरिए, और उसको हवा भरने के बाद उल्टा करके पकड़ लीजिए। मींस जब हवा भरी हुई है तो हवा वाला एरिया, बैलून ऊपर होना चाहिए, और जहां से हवा भरी है वो नीचे ऐसे पकड़ लीजिए, उसको ऐसे छोड़ दीजिए, बैलून ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा? उसके अंदर जो हवा भरी है वो निकलेगी फोर्स लगाकर बैलून के ऊपर। अब जितना प्रेशर के साथ में हवा नीचे जा रही है उतना ही प्रेशर बैलून के ऊपर भी लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए बैलून ऊपर की तरफ जाता है। व्हेन अ रॉकेट इज फायर्ड, यही प्रिंसिपल काम करता है रॉकेट के ऊपर। जब एक रॉकेट फायर किया जाता है तो उसकी जो गैसेज हैं वो जमीन को पुश करती हैं, और जमीन उनको पुश करता है ऊपर की तरफ रॉकेट को। इज दैट क्लियर? तो ये है एक्शन और रिएक्शन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन। द रिएक्शन ऑफ रॉकेट इज एन एप्लीकेशन ऑफ द थर्ड लॉ। लेकिन इसमें थोड़ी सी और बातें आपको समझनी होंगी गहराई में। वो क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। किसी भी रॉकेट को आप लॉन्च तो कर सकते हैं, लेकिन
एक रॉकेट को स्पेस में पहुंचाने के लिए इस सारी दुनिया की एनर्जी भी कम पड़ जाएगी अगर ये काम नहीं करता, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम काम ना करे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझ लीजिए। एक बार किसी बॉडी को आपने पुश कर दिया तो क्या कहता है, द सम ऑफ मोमेंटा ऑफ टू ऑब्जेक्ट बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटा आफ्टर कॉलिजन प्रोवाइड देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन देम। यदि दो बॉडीज के ऊपर कोई अनबैलेंसिंग फोर्स काम नहीं कर रहा है तो उनसे उनके टकराने से जो मोमेंटम बनेगा ना, वो मोमेंटम उतना ही होगा जितना टकराने से पहले उनके अंदर मोमेंटम था। इज दैट क्लियर? अगर हम दोनों के मोमेंटम को प्लस करते हैं तो उनके टकराने के बाद जो इंपैक्ट आया उस मोमेंटम का वो इक्वल होगा उसी मोमेंटम के जो टकराने से पहले था। इसको ऐसे समझ लीजिए, पहली बॉडी एम ए, दूसरी एम बी। अब इनके अंदर जो इनिशियल एक्सीलरेशन था वो यू था, ठीक है, फाइनल भी था। इसको आप समझेंगे तो आपको मिल जाएगा एम ए एम बी दोनों ऑब्जेक्ट हैं, इनका एक्सीलरेशन, इनका F2 बॉल्स ए और बी, यहां पर दो बॉल्स लिए गए ए और बी और उनका मासेज एम ए है और एम बी है, ये तो मास हो गए। साथ ही साथ उनकी जो वेलोसिटीज हैं वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ले रखी है यू ए एंड यू बी। उसी तरह से यहां पर एक चीज दिखाई गई है कि जो यू ए है यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी, या फिर जो बॉल ए की इनिशियल वेलोसिटी है वो बॉल बी के इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है। द टू बॉल्स विल कोलाइड विद ईच अदर, दोनों आपस में टकरा जाते हैं। ड्यूरिंग कोलिजन एट द टाइम टी बॉल ए एक्सर्ट फोर्स, बॉल ए फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसका फोर्स हमने ए बी ले लिया। जो बॉल ए ने फोर्स लगाया वो क्या ले लिया हमने, एफ ए बी, यानी फोर्स ए बी। इसने एक्सर्ट किया है किसके ऊपर, बॉल बी के ऊपर, और बॉल बी जो फोर्स लगाएगा वो क्या होगा, फोर्स बी ए। ये किसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, बॉल ए के ऊपर एक्सर्ट करेगा। तो इन दोनों को जब टकराए तो हमने देखा कि जो वेलोसिटी थी इनकी वो क्या हुआ, कॉलिजन के बाद वेलोसिटी तो कम हो गई लेकिन जो मोमेंटम था, मोमेंट ऑफ बॉल ए बिफोर आफ्टर कॉलिजन एम ए यू ए एंड एम ए वी ए, एंड द मोमेंट ऑफ द बॉल बी आफ्टर कॉलिजन इज एम बी यू बी एंड एम बी वी बी। तो यहां से क्या समझ में आया आपको, ये यहां से ये चीज समझनी होगी, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल ड्यूरिंग कॉलिजन। कॉलिजन के बाद जो चेंज इन मोमेंटम हुआ वो क्या था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टाइम से उसको डिवाइड किया जाएगा। चेंज इन मोमेंटम बॉल बी का वो अभी कितना आ रहा है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, उसको भी टाइम से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद पूरे फॉर्मूले को ड्राइव करने से हमें लास्ट में मिलता है एम ए एंड यू ए, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई मास प्लस फाइनल वेलोसिटी मल्टीप्लाई मास बी बॉडी का। दोनों को हम देखते हैं, जो इनिशियल था मतलब जो शुरुआत में था टकराने से पहले, उन दोनों को प्लस किया तो दोनों का सम जो फाइनल मोमेंटम था उसके इक्वली आ जाता है। तो मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन के बाद और पहले का मोमेंटम दोनों का सम सेम होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है क्लास को आपने काफी कंसंट्रेशन के साथ देखा है, समझा है, सीखा है। टॉपिक यही समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा तो इसकी एक्सरसाइज आपके सामने होगी। अपने आप को जांचने का, आपको परखने का मौका मिलेगा कि कितना बढ़िया से आपने सीखा है, तैयारी की है। तो टिल देन हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच ऑल्सो।